लगता है कि विधि थकावट की वजह से कमजोरी महसूस कर रही थी। घबराने की कोई बात नहीं है। विधान संभालते हुए विधि को सोफे पर लिटाता है। विधि अब भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। विधान जल्दी से विधि के लिए पानी लाता है और उसके चेहरे पर छिड़कते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। विधि जब होश में आती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। विधि को होश में आते देखकर विधान की जान में जान आती है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती है। कुछ बदला था, लेकिन क्या, ये विधि समझ नहीं पा रही थी। तुम ठीक तो हो ना? विधान की आवाज में टेंशन थी। विधि बिना कुछ बोले अपना सर हिलाती है। सुषमा हैरानी से विधि से पूछती है, लेकिन तुझे हुआ क्या है? ऐसे कैसे बेहोश हो गई? सुषमा ने विधि को गौर से देखते हुए पूछा, पता नहीं, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। विधि अपनी मां को तसल्ली देते हुए कहती है। विधि की नजर दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाती है और वो झट से खड़ी होकर बोलती है, अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूं। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चलने लगती है और विधान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कमरे के अंदर आते ही विधि विधान से पूछती है, अब मुझे क्या हुआ था? तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अब कैसा महसूस हो रहा है? विधि ये सुनकर थोड़ा हैरान थी। जहां तक उसे याद था उसकी छाती में अचानक दर्द उठा, फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो बेहोश थी तो उसे एक मीठा सा एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की हो, जैसे उसके किसी पुराने जख्म पर मरहम लगाया हो। उसने कोशिश की विधान को यह बात समझाने की, लेकिन फिर चुप हो गई। और विधान भी चुप था, क्योंकि विधान तो अच्छे से समझ रहा था कि विधि को यह एहसास क्यों हुआ। ये और कुछ नहीं, प्यार का एहसास था। जब विधान ने उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया था और उस पर प्यार की बौछार कर दी थी, उस वक्त तो विधि भी उस बेहोशी की हालत में विधान को किस किए जा रही थी। विधान समझ गया था कि अगर उसका रिश्ता विधि के साथ दोस्ती से आगे बढ़ा तो वो जरूर विधि को सेटिस्फाई करने में कामयाब होगा, क्योंकि जिस तरह विधि ने उसकी किस पर रिस्पॉन्स दिया था उससे ये साफ जाहिर था कि विधि के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। विधि अपनी सोच में गुम होकर तैयार होने बाथरूम में चली जाती है। प्रकाश शर्मा राजीव सक्सेना की दी हुई फाइल को बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। अभी अभी जो मिस्टर सक्सेना ने उन्हें अपडेट दी थी उस बारे में सोचते हुए खुद थोड़े हैरान थे। उन्हें लगा था कि विधान फैक्ट्री पाकर उन्हें फोन जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उनके लिए थोड़ी हैरानी की बात थी। प्रकाश शर्मा फाइल बंद करते हैं और राजीव को वापस देते हुए कहते हैं, इस फाइल को तुम जरा संभाल के रखना, और हाँ, विधान जैसा कह रहा है तुम वैसा करते जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, उसकी हर एक मिनट की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। वो किससे मिलता है, क्यों मिलता है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये सब मुझे पता होना चाहिए मिस्टर सक्सेना। छोटी से छोटी बात का मुझे पता होना चाहिए। आप समझ गए ना? राजीव सक्सेना हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जी सर, सब समझ में आ गया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। थैंक यू मिस्टर सक्सेना। प्रकाश शर्मा उसे डिसमिस करते हुए कहते हैं। राजीव सक्सेना के निकलते ही शिशिर, जिसने थोड़ी सी बात सुन ली थी, उनकी तरफ देखकर कहता है, दादाजी, आज तक आपने अपनी हर बात मुझसे शेयर की है, लेकिन इस बार इतनी मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हैं? दादाजी शिशिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। आई नो यू आर वरीड, लेकिन तुम किसी बात की टेंशन मत लो। ये कहते हुए दादाजी अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं और शिशिर उन्हें जाता हुआ देख एक पल के लिए कुछ सोचता है और फिर बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर दादी ने आयुष को पूरी तरह से तैयार करके संजीवनी फार्मा में भेज दिया था। अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी का इंतजार था। अभी उधेड़बुन में फंसी विधि अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर चल पड़ी। विधान हमेशा की तरह
अपने स्कूटर पर उसका पीछा करते हुए ऑफिस पहुंचा। ये उसके रोज की गतिविधि थी। पिछले 1 साल से सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम समय से पहले खत्म कर लेने के बाद वो विधि के पीछे पीछे ऑफिस चला जाता और दूर से ही उसकी सारी हरकतों पर निगाह रखता था। वो विधि को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो इस बात से अनजान था कि विधि को उसके इन सारी हरकतों के बारे में पता था। उसे भी विधान का इस तरह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते रहना अच्छा लगता था। जब कभी वो विधान को किसी कारण से अपने पीछे नहीं देखती थी तो उसे डर और चिंता के मिले जुले भाव महसूस होते थे। विधि के ऑफिस में चले जाने के बाद विधान हर रोज की तरह ऑफिस के सामने वाले टी स्टॉल पर चाय पीने पहुंचा। वो चाय की चुस्की ले ही रहा था कि एक लंबी और मजबूत शरीर वाले इंसान ने, जो कि उस टी स्टॉल का मालिक था, उसने कहा, भैया भाई मुझे आपकी हार न मानने वाली अदा बहुत अच्छी लगती है। अब पिछले 1 साल से मैं आपको हर रोज बिना किसी खास मकसद के अपनी वाइफ के पीछे स्कूटर पर आते देखता हूँ। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बातें मैंने सिर्फ पढ़ी थी पर आपके जरिए देख भी ली। विधान को उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, घर पर बोर होता हूँ इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। विधान ने बात को ज्यादा तूल न देते हुए कहा, भैया आप साधारण आदमी नहीं हो। भले ही बाकियों को यह बात बेकार लगे मगर मुझे पता है कि आपके प्यार में कितनी शिद्दत है। आपका इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। चाय वाले ने कहा। उसकी बात सुनकर विधान को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने इस पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा, इसलिए ज्यादातर वक्त वो चुप ही रहा। लेकिन चाय वाले की मेडिटेशन और कुंडलिनी के बारे में बात सुनकर विधान को अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण चाय वाला नहीं है। साथ ही वो उसके आसपास एक अलग तरीके की शक्ति प्रवाह होते हुए देख पा रहा था। विधान ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया, आप कौन हैं? आप भी मुझे कोई साधारण आदमी नहीं लगते। जिसके जवाब में चाय वाले ने जो कहा वो विधान की शंका की पुष्टि करने के लिए काफी था। जिस तरह से आप किसी खास मकसद से अपनी शक्तियां छिपा रहे हैं वही मेरा भी हाल है। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं, बस दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। अच्छी बात है, कोई कभी जरूरत आन पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। विधान ने चाय के पैसे चुकाते हुए कहा। जरूर, और आप भी, चाय वाले ने जवाब दिया। विधान ने अपना रुख संजीवनी फार्मा के मेन ऑफिस की ओर किया। थोड़ी ही देर में विधान संजीवनी फार्मा के टेरेस पर खड़ा था और नीचे पूरे रंगत पर रोज की तरह काम में मशगूल देहरादून की सड़कों को देख रहा था। उसके बगल में सक्सेना हाथ बंधे खड़ा था और इस डर से कि ये विचित्र आदमी मुझे टेरेस पर क्यों लेकर आया है। आज प्रीति उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ ही, पर विधान के पहले कुछ शब्दों से ही वो समझ गया कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने जो आपको काम दिया था आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। थैंक यू मिस्टर विधान, यह तो मेरा फर्ज है, सक्सेना ने कहा। साथ ही वो ये भी जानता था कि विधान का इस तरह अर्जेंट मिलने के पीछे जरूर कोई मकसद है, इसलिए उसने सामने से ही पूछा, आगे क्या करना है मिस्टर शर्मा? मिस्टर सक्सेना, एक बात ध्यान से सुनिए। वर्मा फैमिली से विधि के अलावा अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए आता है तो उसे उस हालत में आपको उल्टे पैर भगा देना है। साथ ही अगर बेइज्जती करके भगाएं तो अच्छा होगा, पर यह चीज मैं आप पर छोड़ता हूं। सिवाय विधि के आप किसी को कोई तवज्जो नहीं देंगे। क्लियर है? विधान ने हल्की धीमी आवाज में कहा। हर बार की तरह इस बार भी सक्सेना को विधान की बातों के पीछे का मकसद समझ नहीं आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्मा फैमिली के किसी भी मेंबर को मिले मतलब तो एक ही बनता है। पर उसने ज्यादा माथापच्ची करने के बजाय कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद विधान ने उन दोनों को नीचे जाने का संकेत दिया और खुद थोड़ी देर वहां और खड़े होकर शहर की खूबसूरती निहारते रहा। मिस्टर सक्सेना, ये आदमी कौन है? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रीति ने आतुरता से पूछा। उसका प्रश्न सुनकर सक्सेना चेतावनी भरे लहजे में कहता है, देखो प्रीति, अभी अभी तुमने जो देखा और सुना
इसकी खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सक्सेना को विधान के द्वारा दी गई धमकी याद आ गई, जब उसने कहा था कि उसके असली रूप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वर्मा खानदान का वही दामाद है ना जो सुर्खियों में रहता है? चेतावनी के बावजूद प्रीति ने कहा, पर ये आपसे मिलने क्यों आया था? शायद विधि वर्मा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के वास्ते रिक्वेस्ट करने आया हो, पर इस तरह रुआब से बातें कैसे कर रहा था? मुझे तो लगा। प्रीति अपनी बात खत्म कर पाए उससे पहले ही सक्सेना ने गुस्से में ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, क्या सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? बहरी हो क्या तुम? दोबारा इस बारे में कोई और बात नहीं होगी, समझ में आया तुम्हें? सक्सेना के बदलते हाव भाव देखकर प्रीति सख्ते में आ गई। इससे पहले उन्होंने किसी से भी इस तरह से बात नहीं की थी, पर शायद जैसा कि अब ये कंपनी उनकी नहीं रही और वो खुद भी एक एम्प्लॉय हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। ये सोचकर प्रीति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद विधान वहां से निकलने को हुआ, तभी मेन एंट्रेंस पर इत्तेफाकन कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आया आयुष उससे टकरा गया। अरे यार, किस घड़ी से मैं घर से बाहर निकला था जो मुझे इस पनौती का मुंह देखना पड़ा। आयुष ने विधान को देखते ही कहा, हालांकि मैं जानता हूं कि ये कंपनी अब शर्मा फैमिली ने खरीद ली है और तुम्हारा लास्ट नेम भी सेम होने के कारण तुम शायद यहाँ काम ढूंढने आए होंगे। आयुष हंसा और इसी तरह कुछ और कड़वी बातों के बाद उसने उसके मुंह पर थूक दिया। बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ये सब कुछ हैरान होकर देखते रहे। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर सही सलामत अपने इन्हीं दोनों पैरों पर घर जाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हटो, विधान ने गुस्से में कहा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतना कहकर आयुष ने विधान का कॉलर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया, पर इसके बावजूद विधान हिला भी नहीं। ये देख आयुष चकित रह गया और आदतन गुस्से में 2-4 और खरी खोटी सुनाते हुए एक और धक्का उसने विधान को मारा, पर रिजल्ट इस बार भी वही रहा। गधे के बच्चे, तू मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है? रुक, अभी बताता हूं। इतना कहकर आयुष ने अपनी शर्ट के स्लीव ऊपर चढ़ा लिए और फिर आगे कहा, आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो विधान पर लपका और अपनी पूरी ताकत से एक घूसा उसके मुंह की ओर चला दिया। आसपास देखने वालों को उसके बाद आयुष हवा में उड़ते हुए दीवार से टकराते हुए दिखाई दिया। वो किसी सुअर की तरह दर्द के मारे चीख रहा था। दरअसल उसका घूसा जब तक विधान को लगे उसके पहले ही एक जोर का धक्का उसे अपने पेट पर महसूस हुआ, जिससे वो अपने पूरे वजन के साथ हवा में उछल गया। उसके बाद विधान ने चेतावनी के लिए एक घूसा जमीन पर उसे दे मारा, जिसके हिट से जमीन पर लगे मार्बल के टुकड़े टुकड़े हो गए। आयुष दर्द के मारे अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन वहां जमा हुए लोग विधान को हैरानी और शौक में देख रहे थे। विधान में अचानक इतनी सारी ताकत कैसे आ गई, ये सब सोचकर हैरान थे। क्या विधि को विधान की ये सच्चाई के बारे में पता चलेगा? कुछ पल के लिए आयुष की आंखों के सामने अंधेरा था। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए उठने की कोशिश की कि तभी विधान की आवाज उसके कानों में पड़ती है। आयुष, ये अंतिम बार है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुम्हें मौत का खौफ ना हो तो ही अगली बार मुझे छेड़ने की हिमाकत करना। आयुष अपने सर को पकड़कर विधान की तरफ देखता है। विधान आगे बढ़कर आयुष को उसके कॉलर से पकड़कर उठाकर खड़ा करता है और अपने दांत पसीजकर बोलता है, तुम्हारे साथ क्या होगा उसका छोटा सा नमूना तुम देख ही चुके हो। विधान की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आयुष अपना कॉलर छुड़ाते हुए विधान की तरफ उंगली करके बोलने ही वाला था, तभी विधान उसे बोलने ही नहीं देता और चिल्लाकर कहता है, और हां, जहां तक बात रही संजीवनी फार्मा से डील करने की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो।
तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें खड़ा भी करेंगे। इतना कहकर विधान अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से चला गया। आयुष भी सदमे की हालत में वहीं खड़ा था और अपने सामने अभी अभी टुकड़ों में पटे मार्बल को गौर से देख रहा था। पर ना जाने क्यों उसे अब भी ये सब कुछ विधान की सिर्फ एक ट्रिक ही लग रही थी। किसी तरह वो अपना गुस्सा काबू करते हुए कांपते हुए विधान की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है, मनोज गधे, अगर आज मेरी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई ना तो देख घर पर आने के बाद मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इसके बाद आयुष ने अपने कपड़े साफ किए, गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर मुंह धोया और एक घूंट पानी हलक में उतारने के बाद संजीवनी फार्मा के मेन गेट में एंट्री करने की कोशिश करने लगा। आयुष ने गेट पर खड़े गार्ड्स को देखा और उन्हें फुसफुसाता हुआ देखकर समझ गया कि ये सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। आदतन घमंड के स्वर में ऊंची आवाज में उसने कहा, हे यू, हाँ मैं तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूं, ये गेट खोलो और हाँ अपने बॉस को जाकर इतला दो कि आयुष वर्मा आया है। उसके घमंड भरे लहजे को सुनकर गार्ड दांत पीसकर रह गए। एक ने धीमी आवाज में कहा, लगता है इससे ये पिटाई कम पड़ी है। अच्छा होता अगर उसने इसके हाथ पैर भी तोड़ दिए होते। दूसरा गार्ड दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खोला। आयुष ने अपना लहजा बरकरार रखते हुए सभी गार्ड्स की ओर देखा और फिर कहा, अभी जो यहाँ पर हुआ वो किसी को कानों कान भी पता चला तो शायद तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सर आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, उस गार्ड ने शांत स्वर में कहा। उस गार्ड की बात सुनकर आयुष घमंड में ये सोचकर इतराने लगा कि वो इतना फेमस है कि संजीवनी फार्मा के गार्ड भी उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। विधि का आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल पनप रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इन 2-3 दिनों में इतना सब कुछ हो गया कि विधि कंफ्यूज थी। अचानक उसकी कंपनी के अकाउंट में 8 करोड़ रुपए आ जाना, अचानक से विधान के कान ठीक हो जाना, संध्या का मिस्ट्री मैन, दादी के बर्थडे पर शर्मा फैमिली की तरफ से इतने गिफ्ट्स आना, ये सब विधि की समझ से बाहर था। उसने अचानक संध्या को फोन लगाया और हालचाल जानने की कोशिश की। दूसरी तरफ संध्या बहुत ही परेशान लग रही थी। जब विधि ने उससे उसकी बेचैनी का कारण पूछा तो संध्या ने विधि को बताया कि वो मिस्ट्री मैन अभी तक उससे मिलने नहीं आया। यार मैंने तो उसका काम भी कर दिया लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया, पता नहीं कहां गायब हो गया है। लेकिन मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी विधि, मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगी। विधि को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि संध्या ने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि संध्या ऐसी लड़की थी कि वो मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। लेकिन इस बार पता नहीं उसे क्या हो गया था कि उसने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी जिसने उसकी जान बचाई थी। इससे पहले कि संध्या अपना दुखड़ा रोए, विधि जल्द मिलने के वादे पर फोन काट देती है। एक तरफ से विधि खुश भी थी क्योंकि अब उसके रास्ते से डैनी हट गया था। अब उसकी मां सुषमा भी डैनी के साथ शादी करने के लिए उससे जबरदस्ती नहीं करेगी। इस ख्याल से विधि को थोड़ी राहत मिलती है। शादी के ख्याल से विधि को विधान की याद आती है और वो हल्के से मुस्कुराती है। वो अपने बदलते जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। क्या विधान उसका सोलमेट था? क्या डेस्टिनी ने उन्हें इस तरह मिलाया था? विधि कुर्सी के पीछे खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बीतते हैं कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। विधान विधि की तरफ देखते हुए आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ता है। विधि कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके गालों को छू लेता है। विधि अपनी आंखें नहीं खोलती। ये देखकर विधान को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो आहिस्ता से उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही विधान के गर्म होंठ विधि के होठों को छूते हैं, विधि विधान की गर्मी में पिघल जाती है। दोनों की किस आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो जाती है और एक पल ऐसा आता है कि पैशन में आकर विधान उसके होठों को काट लेता है। विधि दर्द से कराहते हुए अचानक अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो अपने ऑफिस के कैबिन में नजर घुमा देती है तो देखती है कि उसके साथ कोई नहीं है। वो सपना देख रही थी। जैसे ही विधि अपने होठों को छूती है तो उसे ऐसा लगता है
कि विधान सच में उसे किस करके गया है। उधर दूसरी ओर मिस्टर सक्सेना अपनी सेक्रेटरी प्रीति के साथ हड़बड़ी में बाहर निकलने को हुए। उन्हें आता देख अपनी टाई सीधी करते हुए आयुष मुस्कुराकर उनकी ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप जरूर ही संजीवनी फार्मा के चेयरमैन मिस्टर सक्सेना है। मेरा नाम आयुष है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी बात सुनकर सक्सेना ने एक बार ऊपर से नीचे आयुष को देखा और विधान के निर्देश का पालन करते हुए उसने उससे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा और बड़े ही कातर लहजे में कहा, क्या? कौन? अरे मैं किसी आयुष वर्मा को नहीं जानता। तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली है क्या? सक्सेना की ओर से इस तरह के व्यवहार की आयुष को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर उसे किसी भी हालत में यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना ही था। इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ा और प्यार भरे लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सक्सेना, मैं वर्मा इंडस्ट्रियल ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा हूं। आपने इस कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, वर्मा इंडस्ट्रियल ग्रुप। अरे अभी तो कोई आया था, अपना नाम विधान बता रहा था, उसे भी मैंने उल्टे पैर भगा दिया। अब तुम भी उसी घर से हो क्या? सक्सेना गुस्से में बोला। वर्मा फार्मास्यूटिकल दवाइयां बेचने में स्पेशलाइज्ड है। आयुष को न चाहते हुए भी विधि की कंपनी का नाम इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सुनकर सक्सेना ने थोड़े बेहतर भाव में कहा, अच्छा, वर्मा फार्मा। पर उसकी सीईओ तो विधि वर्मा है, फिर तुम कौन हो? और अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो उन्हें खुद आना चाहिए। क्या उनमें इतनी भी तहजीब नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें छोटा लगता है कि किसी भी ऐरे गहरे को भेज दिया? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? नहीं सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि उन्हीं का भाई हूं और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं खुद वर्मा फैमिली की तरफ से आपसे बात करने आया हूं। आयुष ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप इस मार्केट के बारे में क्या जानते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देने के बाद हमारा क्या फायदा होगा? और अगर आप ठीक से नहीं जानते तो प्लीज मेरा वक्त जाया ना करें और उनको भेजें जो इस बारे में मालूमियत रखते हैं। इतना कहकर सक्सेना वहां से जाने लगे और गार्ड के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, इसे बाहर निकालो और ऐसे किसी को अंदर मत आने दिया करो जो दवा से ताल्लुकात ना रखते हो। और वो गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। आयुष ने भी अपनी दाल न गलता देख मन ही मन गाली देते हुए वहां से जाने का फैसला किया। जाते वक्त एक ख्याल उसके दिमाग में कौंध गया कि विधान के टकराने और उसकी मनहूस शक्ल देख लेने के कारण ही ये कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिल पाया और वो यहां करने के आया था। अगर उसने पहले आकर सक्सेना को तंग नहीं किया होता तो कम से कम उसे एक मौका मिल सकता था। उसने घर जाकर दादी और पूरे घर के सामने विधान से बदला लेने का मन बना लिया। वहीं दूसरी ओर शाम के 6 बजे विधान दूर खड़े होकर विधि का ऑफिस से निकलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसका इंतजार खत्म तब हुआ जब बेहद ही नजाकत से चलते हुए विधि कंपनी के बाहर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विधान जब भी उसे चलते हुए देखता था उसके सारे अरमान करवट बदलते रह जाते थे। वो सोचता था कि कभी तो वो दिन आएगा जब वो विधि की कमर पर हाथ रखकर उसके साथ चलेगा, उसके पीछे नहीं। विधि ने भी घूमकर उसे छुपते छुपाते उस पर नजर रखते हुए देख लिया था और मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी विधि, एक जानी पहचानी सी आवाज उसके पीछे से आई। उसने पलट कर देखा तो डैनी खड़ा था। विधि, अरे ये मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लेकर आया हूं। मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उसने कहा और विधि ने बिना प्रभावित हुए अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली और हल्के गुस्से में बोली, डैनी मैं तुम्हें फिर से कह रही हूं, मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहे तो मुझे मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अरे यार, आगे तुम्हें उसमें ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। डैनी ने फिर से कहा। डैनी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हें बाकियों की तरह गोल्ड डिगर लगती हूं? तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि असली खुशी दौलत में नहीं होती। और इस वक्त मुझे तुम्हें समझाने का कोई मन नहीं है, इसलिए यहां से चलते बनो। विधि ने त्योरियां चढ़ाकर जवाब दिया और अपनी गाड़ी की ओर चल दी। डैनी कुछ देर वहां खड़ा रहा। झल्लाहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इतने में अचानक डैनी ने भागकर विधि का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। विधि के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने उसे नहीं छोड़ा।
इस दौरान विधि की नजर विधान के स्कूटर की ओर गई, जो वहां उसे खड़ा नहीं दिखा। वहां पर खड़े लोग भी तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। अमीर लोगों के बीच पड़कर अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना किसी को भी मुनासिब नहीं लग रहा था। तभी हवा के झोंके के साथ घोड़े की रफ्तार से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने सर पर हुड पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसे वहां खड़ा देख डैनी और विधि दोनों की आंखें फटी रह गई। विधान हमेशा अपने साथ ये कपड़े लेकर चलता था कि पता नहीं कब इनकी जरूरत पड़ जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विधि उसका ये रूप देखे। डैनी ने इतनी जोर से विधि का हाथ पकड़ रखा था कि उसकी गोरी बाहें लाल हो गई थी। इस मास्कमैन को अपनी ओर आता देख डैनी ने अपनी पकड़ ढीली की। क्या ये मास्कमैन विधि को बचा पाएगा? क्या विधि समझ पाएगी कि ये मास्कमैन कोई और नहीं विधान ही है? तो क्या विधि और विधान दोनों के बीच नजदीकियां आएंगी? इस मास्कमैन की दीवानी बन जाएगी। आसपास खड़े लोगों की बातें सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि डैनी विधि के साथ किस हद तक बदतमीजी से पेश आ चुका था। विधि डैनी की हिम्मत पर हैरान थी, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि आज जो कुछ डैनी कर रहा है उसके पीछे उसकी मां सुषमा की बहुत बड़ी गलती थी। न सुषमा डैनी से मदद मांगती, न आज डैनी ये करने की हिम्मत करता। विधि, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे बचाने के लिए आसमान से कोई अवतरित हुआ होगा? इतना कहकर डैनी जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और फिर उसकी एक आवाज पर लगभग 7 लोगों ने, जिन्हें शायद डैनी किसी प्लानिंग के तहत साथ ही लेकर आया था, उन सबको घेर लिया। इतने हट्टे कट्टे गुंडों को देख आसपास के लोग भाग खड़े हुए। उसके बाद डैनी ने विधि को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी वैन की तरफ ले जाने लगा। डैनी, ये तुम क्या कर रहे हो? विधि ने चिल्लाते हुए कहा और डैनी के कंधे पर से उतरने के लिए हाथ पैर मारती रही। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, और तुम इतनी बला की खूबसूरती लेकर जाना कहां चाहती हो? अपनी वर्जिनिटी तुम किसके लिए बचा के रखना चाहती हो? तुम इतनी जवान हो, मन तो तुम्हारा भी करता होगा ना कोई और तुम्हें हाथ लगाकर गंदा करे, उससे पहले मैं ही तुम्हें सेटिस्फाई कर दूं। डैनी के ऊपर हवस पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। विधि किसी तरह उसके हाथ से छूटी और दूसरी ओर भागने लगी, जहां पर 2 गुंडे उसे पकड़कर घसीटकर वापस डैनी की ओर ले जाने लगे। तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। इनसे कहो कि मुझे जाने दे। विधि ने चीखते हुए कहा। तुम्हारी ये दुआइयां किसी काम नहीं आने वाली, और तुम्हें यहां कोई बचाने भी नहीं आएगा। चाहो तो कोशिश करके देख लो। अरे, तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बुला लेती? हाँ? डैनी ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? विधि फिर बोली। अरे, कानून? वो तो रोज मेरे घर पर आकर पानी भरते हैं, और कौन है जो मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारे हक में गवाही देगा? मैं सबको खरीद लूंगा, डैनी ने कहा। इसके बाद डैनी ने अपने गुंडों को एक इशारा किया, जिसका मतलब विधि को गाड़ी में डालकर उसके फार्म हाउस तक ले जाना था। इशारा समझते ही उन्होंने विधि को उठाया और अपने मालिक के हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। और तभी किसी शेर की तरह लहराते हुए विधान आगे आया, जो तब से इन सबकी हरकतों को देख रहा था। विधि को छोड़ो, उसने ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई। डैनी ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोला। कौन है रे तू? हाँ? मास्क लगाकर खुद को कोई सुपर हीरो समझ रहा है? तो जानता भी है मैं कौन हूं। विधि ने भी उस आदमी को गौर से देखा। उसकी आवाज और चाल ढाल से उसे एक पल के लिए लगा कि ये विधान ही है, पर ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि विधान तो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। तो इतनी गुंडों के बीच वो कैसे आ सकता है? ये जरूर वो संध्या वाला मिस्ट्री मैन ही होगा, जो शायद
औरतों को ऐसे ही गुंडों से बचाता है। विधि ने मन ही मन सोचा, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, यह हो गया तुम्हारा? हो गया हो तो मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं। डैनी ने ऐसे कहा जैसे उसे लगा कि उसकी धमकी मात्र से सामने वाला बंदा डर जाएगा। विधान डैनी के ओवर कॉन्फिडेंस पर हैरान हो गया। वो सोच रहा था कि ये आदमी इस एटीट्यूड और इतने छोटे दिमाग के साथ अब तक जिंदा कैसे रहा। अगर ये इतनी दौलत वाले खानदान का वारिस नहीं होता तो शायद भीख मांगने के अलावा जिंदा रहने का कोई और उपाय इसके पास नहीं था। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तुम निहायत ही बेवकूफ और घमंडी किस्म के आदमी हो, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। लड़की को छोड़ दो और तुम यहां से जा सकते हो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। विधान ने सख्त भाषा में कहा। विधान की जिंदगी में अगर कुछ मायने रखता था तो वो सिर्फ विधि थी, जिसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। भले ही दोनों के बीच इस पूरे साल में कोई प्यार न पनप पाया हो, पर सभी के तानों के बीच भी विधि ने कभी उसे अलग करने या तलाक देने के बारे में सोचा नहीं था। और जहां तक हो सकता था उसके तानों और दुख में उसकी हिस्सेदारी भी बनी थी। वो चाहती तो अपनी खूबसूरती के दम पर पूरे शहर में किसी से भी शादी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। भले ही विधान से उसको लाखों शिकायतें रही हो, पर एक दिन भी उसके बिना नहीं गुजारा था उसने। प्यार हमेशा जाहिर ही हो ये जरूरी तो नहीं। चेहरे पर भाव न लाए बिना तथा हाव भाव और लहजे से ना जताए बिना भी तो प्यार हो सकता है और बहुत मुकम्मल हो सकता है। विधान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था। बेवकूफ, लगता है तेरी जीने की चाह मर चुकी है, तो फिर अब झेल। डैनी ने इतना कहकर अपने गुंडों से विधान को मार देने का आदेश दिया। उसके ऐसे कहते ही 3 लोग विधान के ऊपर एक साथ टूट पड़े। विधान ने तीनों को एक एक करके देखा और एक के बाद एक 3 घूंसे तीनों को जड़ दिए। उसके गुस्से में इतनी ताकत थी कि तीनों हवा में ऐसे उड़े मानो कोई पतंग हो। ये देखकर डैनी हैरान हो गया और अब उसे डर भी लगने लगा। बाकी लोगों को मार मार कर रास्ते से हटाता हुआ विधान सीधा अब डैनी के पास पहुंचा और एक जोरदार लात उसके पेट में रसीद कर दी। वो कराते हुए कुछ कदम दूर जाकर कूले के बल गिर पड़ा। जब तक डैनी को कुछ समझ आता तब तक विधान किसी साए की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी लात उसके घुटने पर दे मारी, जिससे जो आवाज आई वो ये साफ जाहिर कर रही थी कि घुटना फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद भी वो रुका नहीं और नीचे बैठकर एक के बाद एक कई झापड़ उसके मुंह पर मारे। बेवकूफ गधे, तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की? अब अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले तो कई बार सोचेगा। इतना कहकर विधान उठा और फिर एक जोर की लात उसे ऐसे मारी जैसे वो कोई फुटबॉल हो, और बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह वो जमीन पर घिसटता हुआ चला गया। बाकी के गुंडे पहले ही भाग चुके थे। सिर्फ वो 2 जिन्होंने विधि को पकड़ रखा था वो अब भी वहीं थे, पर विधान को अपनी तरफ आता देख उन्होंने विधि को छोड़ दिया और जान बचाकर भाग गए। विधि भी उस मास्क मैन की तरफ आगे बढ़ी, पर वो पहचान नहीं पा रही थी कि ये है कौन। उसके मन में सिर्फ एक शंका मात्र थी, क्या ये विधान हो सकता है? उसने थोड़ी देर विधि को देखा और फिर पलट कर जाने लगा। जरा ठहरो, विधि ने पीछे से आवाज लगाई। वो मास्कमैन रुका पर विधि की तरफ पीछे नहीं मुड़ा। तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? विधि की बातों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर ये इंसान है कौन। ये तो साफ था कि ये वही है जिसने संध्या की जान बचाई थी और इसी ने उस तक 8 करोड़ रुपए भिजवाए थे, पर ये बार बार उसकी मदद क्यों कर रहा है? पीछे से वो पूरी तरह विधान की तरह दिख रहा था। जब से उसने इस मिस्ट्री मैन को देखा है तब से वो खुद को काफी बार इसलिए कोस चुकी है क्योंकि एक साथ इतने दिनों तक एक कमरे में रहने के बावजूद भी उसने कभी विधान को गौर से नहीं देखा था, और इसी का नतीजा था कि वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। विधान की तरफ बुरा नजरिया और व्यवहार उसे आज खल रहा था।
विधान, ये तुम हो ना? अपनी बेचैनी को शब्द देते हुए उसने आखिरकार कहा। यह सुनकर विधान के माथे की लकीरें गहरी हो गई और उसने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, आपने गलत पहचाना है। इतना कहकर वो बहुत तेजी से भाग गया। विधि ने उसका पीछा किया। जब तक वो उसे ढूंढती, वो भीड़ में कहीं खो चुका था। शायद ये सही कह रहा होगा। विधान की हिम्मत कहां कि वो डैनी के साथ साथ उसके इतने सारे गुंडों का सामना कर सके। मैंने ही गलत अनुमान लगाया, विधि ने खुद से कहा। हालांकि जब उसने विधान के स्कूटर की तरफ देखा तो वहां उसे खड़ा नहीं दिखा, जिसके बाद विधि का दिल फिर धक से ये सोचकर रह गया कि अगर ये मिस्ट्री मैन विधान नहीं था तो वो अपने स्कूटर के पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वहीं खड़ा रहता था। ये सोचकर विधि का शक और गहरा गया, पर उसने ये भी सोचा कि हो सकता है डैनी और उनके गुंडों को देख विधान भाग खड़ा हुआ हो। इन दोनों संभावनाओं के कशमकश में ही विधि गाड़ी में बैठी और सोचते हुए घर की ओर गाड़ी घुमा ली। विधि की गाड़ी नजरों से ओझल हो जाने के बाद विधान ने अपने कपड़े चेंज किए और अपने स्कूटर पर बैठकर सीटी बजाता हुआ विधि की गाड़ी के पीछे चलने लगा। टी स्टॉल का मालिक अंधेरे में छुपकर ये सब देख रहा था और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने खुद से कहा, खुद की असलियत छुपाकर इसे ये जो इज्जत और प्यार सब कुछ दिलाएगा, ये आखिर हासिल क्या करना चाहता है? जो भी हो, इसके सारे दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। किसी को प्यार करना कोई इससे सीखे। अपनी BMW गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में विधान विधि को उसका पीछा करते हुए दिखाई दिया। काश ऐसा हो कि वो मिस्ट्री मैन विधान ही हो, विधि ने खुद से कहा और मुस्कुराते हुए ड्राइव करके घर तक पहुंची। घर पर आयुष और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ दादी भी मौजूद थी। आज आयुष संजीवनी फार्मा में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने गया था, सुषमा ने कहा। अरे हाँ, क्या हुआ वहां? हमारे नाम और रसूख के साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेने में कोई बहुत अधिक तकलीफ तो नहीं हुई होगी, है ना? दादी ने उत्सुकतावश पूछा। अरे जब हमारे घर में वो गद्दार पल रहा है तब तक हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है दादी, आयुष बोला। कौन गद्दार? किसकी बात कर रहे हो? चेहरे पर शिकन लिए हुए दादी ने पूछा। और कौन हो सकता है? वही सबका चहेता दामाद, आयुष बोला। अब उसने क्या कर दिया? आयुष ने झट से कहा। दादी माँ, सब सही जा रहा था। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी और मुझे बात करने के लिए वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन फिर पता नहीं यह मनहूस कहां से आ गया और इसने उसे क्या पट्टी पढ़ाई जिसके बाद उसने मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। दादी माँ, आप ही ने हमेशा कहा है कि हमारे परिवार में गद्दारी के लिए कोई जगह नहीं है। उस हिसाब से अगर ये साबित हो जाए तो इस विधान ने परिवार के खिलाफ एक्शंस लिए हैं, तो आप इसे अब घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, आयुष ने जोरदार आवाज में कहा। अब क्या होगा आगे? क्या आयुष और बाकी मिलकर दादी को विधान के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाएंगे? विधान खुद को किस तरह सही साबित करेगा? हाँ दादी माँ, इस बार आपको बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। परिवार के लिए कुछ न करना है, इतना तो ठीक था, पर विधान अब परिवार के खिलाफ जाकर तरक्की में अड़ंगा डालने लगा है। आर्या ने भी मौके का फायदा उठाकर अपनी बात कही। दादी कुछ भी समझे और फैसला ले उसके पहले ही विधि भी वहां पहुंच चुकी थी और साथ ही पीछे पीछे स्कूटर पर विधान भी आया। उनके आते ही सबने बोलना बंद कर दिया और तीखी नजरों से दोनों को घूरने लगे। विधान आयुष को दादी के बगल में खड़ा देखकर समझ गया था कि आखिर यहां क्या हो रहा होगा, पर विधि को ठीक से कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आंखों में आश्चर्य के साथ वो सब कुछ देख ही रही थी कि सुषमा ने आगे आकर कहना शुरू कर दिया। क्यों रे नालायक, तूने हम सबको बर्बाद करने की कसम ले रखी है क्या? अरे थोड़ी बहुत डांट फटकार के अलावा हमने तुझे और क्या दुख दिया है कि तू अब हमारी तरक्की से जलने लगा? सुषमा ने फटकारते हुए कहा। विधान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर झील के ठहरे पानी जैसी स्थिरता काबिज थी।
अब क्या मसला है? क्या किया है विधान ने? विधि ने पूछा। विधि, तुमने इस गधे से शादी करके अपना ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी मनहूसियत मोल ले ली है। आयुष ने कहा। पर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? विधि ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। इस गद्दार ने संजीवनी फार्मा के चेयरमैन को हमारे खिलाफ इस कदर भड़का दिया कि वो हमारे प्रपोजल को देखने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए वहां गया तो ये वहां पहले से ही मौजूद था और साथ ही इसने मुझसे बदतमीजी की। आयुष बोला। इतना सुनकर विधि ने विधान की तरफ ऐसे देखा जैसे मानो मन ही मन उससे ये पूछ रही हो कि क्या सच में ऐसा है। कोई कुछ भी कहे उससे पहले सुषमा एक बार फिर पूरे गुस्से के साथ विधान पर टूट पड़ी और उसे कोसते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। विधान ने फिर भी अपना आपा नहीं खोया और मुखमंडल पर वहीं शांति लिए खड़ा रहा। दादी मां तुझे माफ भी कर दे, पर मैं तुझे आज सबक सिखा कर रहूंगी। इतना कहकर सुषमा ने कोने में पड़ी हॉकी स्टिक उठा ली और विधान की ओर बढ़ने लगी। पर विधि दोनों के बीच में आ गई और लगभग चिल्लाते हुए उसने कहा, मां, बहुत हो गया। अब तब तक कोई भी विधान को नहीं छोड़ेगा जब तक पूरी चीजें साफ नहीं हो जाती। विधि के मन में अपने लिए इतनी जगह देख विधान इतने उग्र माहौल में भी मुस्कुरा दिया। विधि, आज तक हम इसकी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करते रहे, पर आज इसने हमारे परिवार से गद्दारी की। दादी इसकी सजा इसे जरूर देगी और तुम भी इसे मजबूर करके उसका हाथ छोड़कर परिवार का साथ दो। आयुष ने विधान को कॉर्नर करते हुए कहा। विधि ने आयुष की बात को अनसुना करते हुए विधान से कहा, विधान, ये सब क्या है? अपनी सफाई दो प्लीज। विधि की बात सुनकर विधान आया और दादी मां के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होते हुए उसने कहना शुरू कर दिया, दादी मां, संजीवनी फार्मा ने खुलेआम पार्टनरशिप की बात न्यूज़पेपर्स के जरिए जाहिर की। बात साफ थी कि उन्हें कोई भरोसेमंद सेलर चाहिए था और इसलिए वो ऐसे आदमी से बात करना चाहते थे जो उनके सारे सवालों का सही से जवाब दे सके और उनका भरोसा जीतकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। और जैसा कि ऐसा नहीं हो सका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। चुप कर बेवकूफ। तो तू ये कहना चाह रहा है कि इन सब के पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो तू वहां क्या कर रहा था, बोल? आयुष ने चिढ़ते हुए कहा। मैं अपनी दोस्त प्रीति से मिलने गया था जो वहां पर मैनेजर है, और जब मैं वहां से निकल रहा था तब ये मुझसे टकराया और मेरे साथ साथ वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी बदतमीजी की। शायद इसकी बदतमीजी की खबर वहां के मालिक को लग गई होगी और इसका अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखकर उन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होगा। विधान ने सफाई दी। सब हैरानी से विधान की बात सुन रहे थे। और साथ ही दवाइयों का मार्केट बहुत अलग तरीके का है। अलग अलग तरीकों की दवाइयां अलग अलग तरीके से बेची जाती हैं, जिसका इसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है और इसलिए ये उनका भरोसा नहीं जीत पाया और अपनी गलतियां और कमजोरी छिपाने के लिए ये मुझ पर दोष लगा रहा है। विधान ने अपनी बात खत्म की। विधान की बात सुनकर सभी लोगों के नजरिए में थोड़ा बदलाव आया। आयुष कुछ और भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि विधान का जो रूप उसने सुबह देखा था वो उससे अब भी डरा हुआ था। ओह, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि दादी माँ ने आयुष को वहां भेजकर गलती की, हाँ? और तुमने आयुष से हाथापाई क्यों की? मामला हाथ से फिसलता देख आर्या अपने भाई के बचाव में आगे आई। हाथापाई की शुरुआत मैंने नहीं की, बल्कि इसने मेरे मुंह पर थूकने के बाद मुझे धक्का देकर की। मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस किया, विधान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके ऐसा कहने के बाद काफी देर तक शांति रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पास विधान को कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पहली बार ऐसा हुआ था कि विधान ने सभी को निरुत्तर कर दिया हो। आखिरकार माहौल की शांति दादी की आवाज ने तोड़ी। हम हमारे पोते की ओर से तुमसे माफी मांगते हैं और अभी अभी जो हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, दादी ने कहा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वर्मा फैमिली के किसी सदस्य ने उससे माफी मांगी हो और वो भी दादी ने। ऐसा होता देख आयुष और आर्या को उनका खेल पलटता दिखाई दिया। जैसा कि तुमने हमें अभी बताया कि हमसे आयुष को भेजने में गलती हुई, तो अब
हमें बताओ कि हम हमारी गलती कैसे सुधारें। दादी ने अदब से पूछा। मामला बिगड़ता देख आयुष डर गया और उसने कहा, दादी माँ, क्या हो गया है आपको? इसे घर से भगाने की जगह आप इस बेवकूफ से सलाह मांग रही हैं। दादी ने तिरछी आंखों से आयुष की ओर देखा। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी, पर सभी के सामने उन्होंने आयुष से कुछ नहीं कहा और फिर से विधान की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? अगर मुझसे पूछे तो मेरी सलाह यह होगी कि विधि जाकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करे, विधान ने सुझाया। अपना नाम सुनकर विधि चौंक पड़ी और सोचने लगी कि अगर उसके जाने के बाद भी बात ना बनी और सब उस पर हंसे तो उसका नाम लेने के लिए वो विधान को छोड़ेगी नहीं। आयुष और बाकी भी विधान की इस सलाह से अंदर ही अंदर खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि विधि के लिए डील क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा और अगर वो फेल हो जाती है तो सभी को दोबारा मौका मिल जाएगा दोनों को नीचा दिखाने का। दादी मां, वर्मा फार्मा को चलाते हुए विधि को अब काफी साल होने लगे हैं और उसके पास फार्मेसी में डिग्री भी है। साथ ही इस मार्केट को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अगर विधि वहां जाएगी तो खाली हाथ नहीं आएगी, विधान ने कहा। दादी मां ने आंखें छोटी कर गौर से सोचा और उन्हें विधान की बातें जायज मालूम हुई। पर जैसा कि ये बात विधान ने कही थी, इसलिए बाकी सभी को ये बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था कि दादी की नजरों में उसकी इज्जत बढ़े। इसलिए आर्या ने कहा, तुम अपनी नसीहतें अपने पास रखो। वर्मा फैमिली के इंटरनल मैटर्स में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम सिर्फ हमारे टुकड़ों पर पलो और कोने में पड़े रहो। और अगर सवाल क्वालिफाई होने का है तो सबसे ज्यादा डील क्रैक करने के लिए क्वालिफाइड मैं हूं, क्योंकि कुछ इनकी कंपनी है, मैं उनकी होने वाली बहू हूं। तो क्या अब नेगोशिएट करने तुम जाओगी? विधान ने व्यंग्य करते हुए कहा। किसने कहा कि मुझे जाने की जरूरत भी पड़ेगी? मेरा एक फोन कॉल ही काफी है, आर्या ने नाक चढ़ाकर कहा। अच्छा होगा अगर तुम ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। तुम्हें देखकर मुझे वो बात याद आती है कि अब तक शादी भी नहीं हुई और बच्चों का डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराने चले। विधान बोला, इनफ, झगड़ा बंद करो। दादी मां ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी तरफ से विधि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने संजीवनी फार्मा जाएगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? सब शांत थे, जिसका मतलब साफ था। उसके बाद सब अपनी अपनी बातों में लग गए। आयुष और आर्या अब भी विधान की बुराई सभी से कर रहे थे। तभी विधि के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो बेहद खुश होकर बाहर की तरफ दौड़ी। विधान भी हमेशा की तरह उसके पीछे गया। विधान ने देखा कि विधि गाड़ी के बिना ही पैदल कहीं चली जा रही है और पीछे मुड़कर ये भी देख रही है कि कहीं कोई उसका पीछा न कर रहा हो। विधान छुपते हुए उसके पीछे लगा रहा। लगभग 5 मिनट पैदल चलने के बाद जब वो मेन रोड पर पहुंची, तब विधान ने देखा कि एक बहुत ही महंगी गाड़ी खड़ी हुई है। उसमें से एक बेहद ही हट्टा कट्टा सा लड़का उतरा और विधि ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। जिस विधि को मर्द के छूने से भी तकलीफ होती थी, वो इतनी सहजता से इस लड़के से गले मिल रही थी। पेड़ की ओट से ही विधान ने देखा कि विधि कुछ देर तक उससे बातें करती रही और फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। ये सब देखकर विधान के होश उड़ गए। जो सबसे पहले ख्याल उसके जहन में आया वो ये कि कहीं विधि उसे चीट तो नहीं कर रही। विधान की आंखों के सामने से पूरे साल के सारे वाकये गुजर गए, पर उसको एक भी ऐसी बात याद नहीं आई जहां पर विधि ने कभी किसी गैर मर्द से काम के अलावा ठीक से बात भी की हो, या फिर ये शख्स कौन था जिसके गले मिलकर विधि ने बात की। आखिरकार कुछ सोचकर विधान ने विधि को फोन लगाया, पर विधि ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया और आई विल कॉल यू लेटर का एक मैसेज विधान को भेज दिया। विधान थोड़ी देर वहां खड़े रहकर हताश होकर घर की ओर वापस मुड़ गया। आखिर इतनी रात में विधि कहां गई है? इतना जरूरी कौन था जिससे मिलने के लिए विधि दौड़ते हुए आई? कहीं वो सच में विधान को चीट तो नहीं कर रही?
विधान बहुत ही गंभीर हालत में पूरे वापसी के रास्ते सोचते हुए वर्मा हाउस में दाखिल हुआ। उसके जहन में अभी भी वो मंजर चल रहा था जब उसने विधि को किसी गैर मर्द को गले लगाते और राजी खुशी इतनी रात में गाड़ी में जाते देखा था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सभी डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए संजीवनी फार्मा से डील की बातें कर रहे हैं। अगर ये डील सक्सेस हो जाता है तो हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स ही होंगे। दादी बोल रही थी। बाकी लोग भी अपनी अपनी बातें रख रहे थे, पर विधान अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि इनकी बातें सुने या फिर इस संबंधित किसी और चीज में सम्मिलित हों। वो भारी कदमों से चलते हुए सीधा अपने कमरे में दाखिल हो गया। खाना खा रहे सभी ने उस पर ध्यान जरूर दिया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। लगभग आधे घंटे बाद चहचहाते हुए विधि अपने कमरे में आई। उसके चेहरे की रौनक ये साफ जाहिर कर रही थी कि अभी अभी जिस शख्स से वो मिलकर आई थी, उससे मिलने के बाद वो काफी खुश महसूस कर रही है। विधान ने उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की, जिसके जवाब में विधि ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। इस उत्तर के बाद अपने दिल में पनप रहे विधि के बेवफाई वाले ख्याल को और गहराता पाकर इस समय विधान ने इस बारे में कुछ भी बात करना बहुत जल्दी समझा और इसीलिए वो चुप रहा। विधि, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? विधान ने पूछा। नहीं, मैं खाना खाकर आई हूं। तुमने खाया? विधि ने पूछा। अभी अभी जो विधान ने देखा उसके बाद से उसे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कहा, मेरा मन आज खाने का नहीं है। अरे, ये क्या बात हुई? सेहत खराब करनी है क्या? इतना कहकर विधि उठी और थोड़ी ही देर में एक थाली में खाना भरकर ले आई। विधि के दिल में खुद के लिए इतनी फिक्र देख विधान को अच्छा तो लगा, पर अपने जहन में उठ रहे शक को वो पूरी तरह से झुठला नहीं पा रहा था। विधि के कई बार कहने के बाद विधान ने बेमन से खाना खाया। फिर दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए। आप विधान, तुम्हें लगता है कि संजीवनी फार्मा का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल पाएगा? विधि ने कुछ सोचते हुए पूछा। बिल्कुल, 100%, विधान ने उत्साहपूर्वक कहा। तुम्हें नहीं लगता जिस काम के लिए तुमने मेरा नाम दादी के सामने लिया, बिल्कुल वैसा ही आयुष, आर्य और बाकी चाहते भी थे? विधि ने पूछा। और अगर इसमें मैं फेल होती हूं तो मेरे उपहास के साथ साथ दादी का मुझ पर से भरोसा भी कम होगा, और यह भी हो सकता है कि वो मुझसे वर्मा फार्मा की लीडरशिप छीन ले। और अगर ऐसा होता है तो मैं अपने मरे हुए डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी? विधि के लहजे से चिंता झलक रही थी। विधि, जब तक मैं हूं तब तक ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा रखो, विधान ने कॉन्फिडेंस से कहा। और अब जल्दी सो जाओ, मैं चाहता हूं कि कल तुम पूरी फ्रेश और खुश मिजाजी से संजीवनी फार्मा में घुसो। गुड नाइट, विधान ने आगे कहा। विधि को विधान की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चीजें हुई थी उसके मद्देनजर विधान की बातें उसे सिर्फ महज हवा भरी नहीं लग रही थी। पिछले सारे प्रॉमिसेस विधान ने जो उससे किए थे वो किसी न किसी रूप में पूरे हुए, भले ही वो पैसों का इंतजाम हो या उसकी सुरक्षा। और जिस कॉन्फिडेंस से विधान ने सभी के सामने उसका नाम दादी के आगे लिया, वो महज हवा नहीं लग रही थी। उसने विधान से कुछ और पूछना चाहा, पर उसने देखा कि वो आंखें बंद करके सो रहा है। विधि भी कुछ देर सोचती रही और फिर नींद के हवाले हो गई। थोड़ी देर बाद विधान ने आंखें खोली। वो जाग रहा था। आंखें बंद करने का नाटक उसने विधि को सुलाने के लिए किया था। उसकी नींद विधि के चीट वाले ख्याल से उचट चुकी थी। अगली सुबह बाकी दिनों की तरह सुबह जल्दी उठकर विधान ने अपना ध्यान योग पूरा किया और फिर विधि के साथ रनिंग पर चला गया। जैसा कि कहते हैं, कपल दैट रन्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। रनिंग का ये वक्त दोनों की नजदीकियां बढ़ाने में काफी हद तक कारगर साबित हो रहा था। विधि अपने दिल की बातें विधान से खुलकर कहने लग गई थी। दौड़कर आने के बाद विधि तैयार होकर सीधी संजीवनी फार्मा के मेन ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। आज उसने प्रोफेशनल कपड़ों की जगह भारतीय सलवार कमीज पहनी थी।
विधि के मुताबिक ये परिधान उसके लिए बहुत लकी है, और लक की तो शायद उसे आज भी जरूरत थी। विधि ने संजीवनी फार्मा में अपनी BMW पार्क की और फिर जल्दी ही वो उसके मेन एंट्रेंस के सामने खड़ी थी। नए हुए रेनोवेशन के कारण संजीवनी फार्मा पूरी तरह से चमक रहा था। दीवारों के साथ साथ अंदर के फर्नीचर भी अपनी नवीनता का प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर गेट पर खड़े गार्ड भी अपनी नई ड्रेस में काफी सुसज्जित लग रहे थे। किसने सोचा था कि जर्जर हो चुके और लगभग बंद होने के कगार पर खड़े इस कंपनी को अचानक से ही शर्मा फैमिली की रहमो करम नसीब होगी और उसका इस कदर कायाकल्प हो जाएगा, विधि ने खुद से कहा। फिर अचानक उसे आयुष के साथ इस कंपनी द्वारा किए गए बर्ताव की याद आई, जिसके चलते नर्वसनेस और असहजता का मिला जुला भाव उसके चेहरे पर उभर आया। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद विधि ने निश्चय किया कि भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजों का सामना करेगी। और उसी तरह वो कंपनी में दाखिल हुई और बाहर खड़े गार्ड्स को बहुत विनम्रता से उसने अपना परिचय दिया और उसके बॉस से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसकी उम्मीद के उलट गार्ड ने भी उसी विनम्रता के साथ उसका अभिवादन किया और खुद गेट खोलकर उसे अंदर जाने की अनुमति दी। आयुष ने तो कहा था कि गार्ड बाहर से ही भगा देगा, विधि ने मन में सोचा। तभी विधि के आने की भनक पाकर मिस्टर सक्सेना दौड़ते हुए आए और विधि का अभिवादन करते हुए बोले, आप जरूर ही वर्मा फार्मा की CEO विधि वर्मा है। आइए आइए, आपका स्वागत है। मैं यहाँ का चेयरमैन सक्सेना हूँ। धन्यवाद मिस्टर सक्सेना। दरअसल मैं यहाँ पर अखबार में आपके पार्टनरशिप ऑफरिंग के बारे में पढ़कर उसके बारे में बात करने आई थी, विधि ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ। सक्सेना अपने पीछे विधि को अपने कैबिन तक ले गया। आप यहाँ बैठिए। प्रीति, मैडम के लिए चाय मंगवाओ, सक्सेना ने कहा। मिस विधि, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, आप सब कुछ ठीक से पढ़ लीजिए और नीचे साइन कर दीजिए, सक्सेना ने एक दस्तावेज और पेन विधि की ओर बढ़ाते हुए कहा। विधि के आश्चर्य की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। उसने अभी अभी जो देखा और सुना उस पर उसे भरोसा करना बहुत कठिन लग रहा था। इसलिए उसने तस्दीक करने के मिजाज से पूछा, ये कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, हम वर्मा फार्मा पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं। हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं। आपके साइन करने के बाद हम ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जाएंगे। सक्सेना बोला। विधि को 10 सेकंड तक अब भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी। जिस आदमी ने आयुष को उल्टे पैर भगा दिया, वो इस वक्त विधि से बिना किसी नेगोशिएशन करे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कैसे कर रहा है? कुछ देर तक इसी उधेड़-बुन में खोए रहने के बाद विधि ने आखिरकार उन पेपर्स पर अपने साइन किए और हाथ मिलाकर वहां से जाने को ही। सक्सेना ने फॉर्मेलिटीज और तकल्लुफ के लिए उसे रोकने की कोशिश की, पर न जाने विधि किन ख्यालों में गुम थी कि उसने बाकी चीजों के लिए सक्सेना से बात का समय मांग लिया और वहां से बाहर निकल गई। कहीं इन सब के पीछे विधान का हाथ तो नहीं है? वो कल आयुष से पहले यहां पर कुछ बात करने आया था, फिर दादी के आगे उसने मेरा नाम लिया, फिर रात में मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 100% मुझे मिलेगा, और आज सच में इतनी तसल्ली के साथ वैसा हो भी गया। हो ना हो, इसके किसी कड़ी में विधान शामिल है, विधि ने मन ही मन सोचा। विधि को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ी। इस बात से वो पूरी तरह अनजान थी कि एक शख्स छुपते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसके यहां से जाते ही उसने फोन पर एक नंबर डायल किया। आयुष सर, आपके लिए खुशखबरी है। 5 मिनट के अंदर ही उन्हें उल्टे पैर यहां से भगा दिया गया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरी ओर वर्मा विला में आयुष और आर्या ये खबर सुनकर बहुत खुश थे कि अब विधि और विधान को इस घर और बिजनेस से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। विधि अपने ऑफिस पहुंची। वो ये खुशखबरी अपने स्टाफ को बताने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार थी। वो विधान को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात उससे छुपाई। पर विधान को सक्सेना ने सारी बात पहले ही बता दी थी और वो विधि के ऑफिस के बाहर हमेशा की तरह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने विधि को जल्दी में कहीं निकलते हुए देखा। विधि ने चारों तरफ देखा, उसे विधान कहीं नजर नहीं आया।
इसी बेफिक्री में गाड़ी दौड़ाते हुए वो किसी तरफ चल दी। विधान भी उससे दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद विधि एक चौराहे पर उसी लड़के से मिली और फिर अपनी गाड़ी वहां छोड़कर उसकी गाड़ी में जाने लगी। विधान उस गाड़ी के पीछे लगा रहा। वो जिज्ञासु लग रहा था और विधि की वफादारी के संदेह से थोड़ा निराश भी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी एक छोटी सी बिल्डिंग के पास आकर रुकी और वो दोनों उसके अंदर चले गए। विधान को अब भी ये उम्मीद है कि ये वो नहीं हो सकता जो वो सोच रहा है। अचानक उसे अपनी शक्तियों की याद आई और उसने इस बिल्डिंग पर चढ़कर झांक कर देखने की सोची। शाम होने के कारण अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर विधान के नैतिक नियमों ने उसे इस बात की आज्ञा नहीं दी और वो रुक गया। उसने सोचा कि वो किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देगा और एक सामान्य पति की तरह इस बात का पता लगाएगा। विधान ने इस मामले में डिटेक्टिव की मदद लेने की सोची। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो दोनों घर से बाहर आए और उस अनजान लड़के ने विधि को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप किया। विधान भी बिना चुके उनका पीछा कर रहा था। जाने से पहले उसने विधि को एक मोटा सा लिफाफा दिया। घर पहुंचकर विधान ने सबसे पहले अपनी पहचान के एक डिटेक्टिव को फोन कर उसे सारी जानकारी दी और फिर घर के कामों में लग गया। विधि जब रात के खाने के लिए नीचे आई तो उसने देखा विधान उसका इंतजार कर रहा है। खाने के टेबल पर विधान ने विधि से शाम के उसके कार्यकलापों के बारे में पूछा, जिस पर विधि का उत्तर था कि वो किसी खास मीटिंग से बाहर गई थी। विधान ने भी हां में सर हिलाया ताकि उसे ये लगे कि वो उस पर विश्वास कर रहा है। विधि ने झूठ क्यों बोला? यदि वो विधान को धोखा नहीं दे रही है तो विधि क्या कर रही थी?